कुंती आरती की सौतेली माँ थी जो कि उस पर बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन दुनिया वालों की नजर में वो अच्छी बनकर रहा करती। देखते ही देखते आरती शादी करने के लायक हो गई थी। आसपास के लोग भी अब कुंती को आरती की शादी के लिए बोलते रहते थे। एक दिन वो हॉल में बैठी अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आरती की शादी तो करनी ही पड़ेगी अगर लोगों का मुंह बंद करवाना है तो। लेकिन अगर मैंने इसे शादी करके भेज दिया तो इस घर का काम कौन करेगा? मेरी तो फ्री की नौकरानी चली जाएगी। मुझे इसके लिए कोई ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहाँ शादी करने के बाद लड़का घर जमाई बनकर रहना पसंद करे। तब लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और मेरी नौकरानी भी मेरे पास ही रहेगी। माँ, आपकी चाय, और बताइए कि मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे इतना क्या पूछ रही है, जो दिल करे वो बना ले। वैसे भी खाना तो तू अच्छा ही बनाती है, बस जो भी बनाई हो थोड़ा चटपटा सा हो जिसे खाते ही दिल खुश हो जाए। ठीक है माँ, फिर मैं राजमा चावल ही बना देती हूँ। कई दिन हो गए हैं ना, बनाए भी नहीं है। हाँ सही कह रही है तू, बना ले। मेरा मन भी कर रहा था कुछ दिनों से खाने का। जब बन जाए तो मुझे आवाज देकर बुला लियो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ, बना लूंगी, आप जाइए। आरती इतना कहकर रसोई में चली जाती है और कुंती अपने कमरे में। कुछ देर बाद आरती खाना बनाकर अपनी माँ को बुलाती है। कुंती भी खाना खाकर बाहर किसी काम के लिए निकल जाती है और आरती को बहुत सारे काम दे जाती है जो शाम तक खत्म ना हो। दिन गुजरते हैं, उसके बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वैसा रिश्ता नहीं मिलता जैसा वो चाहती थी। आखिर में अपने परिवार वालों के दबाव में आकर उसे आरती की शादी एक रुपेश नाम के लड़के से करवानी पड़ती है। रुपेश का अपना जॉब था और घर था, जिसके कारण वो घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कुंती उसे बोलती है, बेटा अगर तुम मेरी घर जमाई बनने की बात मान लेते तो मुझे मेरी बेटी से कभी दूर नहीं होना पड़ता। अब मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूंगी? माँ जी, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आप ही इस दुनिया की इकलौती माँ हो जो अपनी बेटी को विदा कर रही है। अरे बाकी आप चिंता मत करिए, जब आप कहेंगी ना मैं आरती को मायके भेज दिया करूँगा। बेटा कभी कभी आना और हमेशा साथ रहने में बहुत फर्क होता है। मान ले बेटा मेरी बात को, रुक जा यहीं पर। नहीं माँ जी, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन घर जमाई बन के रहने वाली बात ये मैं नहीं मान पाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा आप। रुपेश आरती को लेकर अपने साथ चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन आरती लौटकर अपने मायके नहीं जाती और कुंती को सारा काम अकेले ही करना पड़ता। लालच के कारण वो नौकरानी भी नहीं रखती थी। तभी एक दिन वो आरती को फोन करती है और आरती हंसते हुए फोन उठाती है। तभी कुंती बोलती है, मुझे यहाँ परेशान करके लगता है तू वहाँ कुछ ज्यादा ही खुश है, तभी तेरी हंसी नहीं बंद हो रही है। माँ, भला मैं आपको क्यों परेशान करूँगी? बल्कि आप तो मुझे पसंद भी नहीं करती। उस हिसाब से तो मेरे आने के बाद आपकी परेशानी तो दूर हो जानी चाहिए थी। देख तू मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा और ये बता कि ससुराल में और कितने दिन रहेगी? माँ, मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि अपने ससुराल में हूँ। यहाँ तो मुझे जिंदगी भर ही रहना है। फिर भी अभी कितने दिन रहेगी तू अपने ससुराल में? कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। माँ, मैं कैसे हाँ कर दूँ? वहाँ आना है कि नहीं, ये चीज तो मुझे अपनी सासू माँ से पूछनी होगी ना। अरे पूछने की क्या जरूरत है, तू किसी और के घर थोड़ी ना आ रही है, बल्कि अपने ससुराल आ रही है। फिर भी माँ, मैं बिना अपने पति और सास से पूछे बिना कैसे आ जाऊंगी? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। आप अपना ख्याल रखिए, मैं बाद में फोन करूँगी। आरती इतना कहकर फोन को रख देती है। आरती के जाने के बाद कुंती को उसके होने पर जो सुख मिलता था उसका पता चल चुका था, क्योंकि अब उसे घर में कोई भी नहीं दिखता था और वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो अब जब भी आरती को पूछती कि वो ससुराल में कितने दिन रहेगी, तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया करती, क्योंकि वो अपने मायके में बहुत ज्यादा दुखी थी और अब वो उतनी ही अपने ससुराल में खुश थी। वो खुद ही नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते उसने कभी अपने ससुराल वालों को नहीं बताया कि कुंती उसे रोज फोन करके बुलाती है। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन आरती अपने ससुराल से वापस नहीं आती। एक दिन कुंती गुस्से में आरती के ससुराल पहुंचती है और उससे बोलती है, मैं तुझसे कितने दिनों से पूछ रही हूँ कि और कितने दिन ससुराल में रहेगी, लेकिन तू है कि ठीक से जवाब ही नहीं देती है। आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं आज आपको साफ साफ जवाब देती हूँ, मैं अब अपने ससुराल से कहीं नहीं जाऊंगी और मायके तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं तो तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर आप मुझे प्यार से अपने घर ले जाती ना तो मैं जरूर जाती, लेकिन आप मुझे इसलिए लेने आई हो क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद
आपकी नौकरानी कोई नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस पर अत्याचार करूं। आपने मेरा सुख चैन सब छीन लिया और अभी मैं खुश हूँ तो आपसे मेरा सुख देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तुझे सुख में नहीं देख सकती हूँ, इसलिए तुझे यहाँ से लेने आई हूँ। अब तू देख मैं तुझे कैसे लेकर जाती हूँ। कुंती इतना कहकर सरला को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सरला अपने कमरे से बाहर आती है और कुंती को गले लगाते हुए बोलती है, अरे समधन जी, आप यहाँ कैसे? आप मेरी खुशी, मेरा चैन, मेरी बेटी को अपने साथ ले आई हैं, तो मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? मेरी बेटी के बिना एक पल भी मन नहीं लगता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी की विदाई की है। लेकिन अब क्या करें, दुनिया की यही रीत है। हाँ सही कहा समधन जी आपने, लेकिन लगता है मेरी बेटी को अपने ससुराल कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है, तभी तो इतने महीने से घर आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बात तो आप और आपकी बेटी जाने, क्योंकि ये घर बहू का भी है। तो जब तक वो खुद अपने मायके जाना नहीं चाहेगी, तब तक मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं भेज सकती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि वो कुछ दिन मेरे साथ रह ले। अरे समधन जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। लेकिन माँ जी, अगर मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? बहू, जब तक तू नहीं थी तब तक मैं अपना ध्यान रखती थी। पैसे ही कुछ दिन और रख लूंगी। कौन सा ज्यादा दिन के लिए जा रही है तू? आरती अपनी सास की बात को नहीं काट पाती और उसे अपनी माँ के साथ जाना ही पड़ता है। मायके पहुँचते ही उसकी हालत फिर से वैसी ही हो गई थी। कुंती उससे पूरा काम करवाती और ठीक से खाने और सोने भी नहीं देती, लेकिन आरती अपने ससुराल वालों को ये सब नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये उसकी माँ की इज्जत का सवाल था। लेकिन ये बात कुंती को समझ नहीं आती। दिन गुजरते हैं। कभी एक रोज आरती की सास और उसका पति उससे मिलने के लिए अचानक बिना बताए उसके घर पहुंच जाते हैं और आरती को फटे कपड़ों में देखकर और घर का काम करते हुए देखकर वो हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें अचानक से अपने सामने देखकर कुंती के भी होश उड़ जाते हैं। तभी रुपेश बोलता है, माँ जी, आप आरती को फोन करके बार बार इसलिए कहती थी कि मायके आजा मायके आजा, ताकि आप अपना स्वार्थ पूरा कर सके। मेरा स्वार्थ? बेटा तू ये सब क्या बोल रहा है? वाह माँ जी वाह, अगर आप ना बॉलीवुड में होती ना तो आपके इस एक्टिंग के लिए आपको अवार्ड तो जरूर मिल जाता। लेकिन अब अच्छे होने की एक्टिंग ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है आपको। भले ही आरती ने मुझे कुछ ना बताया हो, लेकिन आपकी असलियत ना मेरे सामने आ चुकी है। आपको क्या पता है जी? आप क्या कह रहे हो? यही असलियत कि तुम्हारी माँ के लिए तुम बेटी नहीं नौकरानी हो। वो तुम्हें हमेशा दुखी देखना चाहती है। उनकी इन हरकतों के बारे में मुझे उनकी सबसे अच्छी दोस्त, सहेली या फिर कहो बहन जैसी सहेली ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती है। लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। लेकिन जब मेरी माँ ने तुम्हें तुम्हारे मायके भेजा तो मैंने सोचा एक बार पता करने में क्या ही दिक्कत है, और आज मैं पता करने आया तो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है मुझे। समधन जी, बेशक आपकी नजर में आरती की कोई कदर नहीं है, लेकिन ये हमारे घर की लक्ष्मी है और आपने इसके साथ जो भी किया वो सही नहीं किया। बहू, तू अभी हमारे साथ अपने ससुराल चलेगी और अब कभी सालों में भी अपने मायके नहीं आना। सरला और रुपेश आरती को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और कुंती का सच जानने के बाद उसे सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं और आरती भी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहने लगती है, वो भी बिना किसी डर के। उमा अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से की थी। शादी के दूसरे ही दिन किरण की सास उमा अपनी नई नवेली दुल्हन से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना कि खाने वाले को मजा ही आ जाए। ठीक है माँ जी, अभी बनावत तानी, लेकिन हमारे पहली रसोई में हम कुछ मीठा बनाए तो खीर बना ली या फिर हलवा। बहू मीठा तो बनेगा ही, लेकिन मीठे से ही थोड़ी ना सारा पेट भर जाएगा, कुछ और भी बना दे। कहाँ फंस गइल बानी। अगर हम माँ जी से कहम हमारा गांव के देसी खाना बनावे आवत हई तो यहाँ के लोग तो हमारे हाथ की खाना ही ना खाए। सबके रहन सहन अलग बा। क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जा जाकर जल्दी से खाना बना ले बहू, मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत है। किरण काफी परेशान थी। तभी उसका पति राम आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? मुझे बता सकती हो तुम? अच्छा भइल अपने आ गई नी। हमरा समझे नहीं खे आवत कि हम खाना में का बनाई, और माँ जी हमरा के कहले बानी की कुछ अच्छा बनाई है। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना सोच रही हो? तुम एक काम करो, पनीर की सब्जी और नान बना लो और साथ में पुलाव बना लो। ये सब तो माँ को पसंद आ ही जाएगा।
लेकिन हमरा तो ऊ का है ना। वैसे एक बात कहूंगा तुम्हें, तुम जो कुछ बनाओगी ना वो हम सबको अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे हाथ के खाने के लिए, क्योंकि मैं माँ का हाथ का खा खा कर ना बोर हो चुका हूँ। अब कुछ नया मिलेगा खाने को, जैसे कि पुलाव, पनीर, नान। आय हाय, मजा आ जाएगा। राम किरण से ये कह ही रहा होता है, तभी राम की माँ उमा राम को आवाज लगाती है और राम किचन से बाहर आता है और वो किरण की बात सुनता ही नहीं। हम इनका कैसे बताएं कि हमरा नान तो बनावे नहीं खे आवत, अब पुलाव भी हमरा नहीं खे बनावे आवत, लेकिन करे के तो पड़ी ना। और माँ भी कहत रहे कि गलती से तो इंसान सीखेला। इतना कहने के बाद ही किरण खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद ही उमा किरण को हॉल में आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या, जो इतनी देर लग रही है? आज तेरी पहली रसोई है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन 56 भोग बना के रख देगी। अरे हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। किरण जल्दी से रसोई से खाना लेकर आती है। खाने की खुशबू से राम कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, आज बीवी क्या आ गई, माँ के हाथों का खाना तो भूल ही गया है तू। और बीवी के हाथों के खाने का बिना खाए गुणगान गाया जा रहा है तब से। किरण अपने पति और सास के लिए खाना लगाई रही होती है, तभी उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है उमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुबह सुबह ही बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। अरे विमला, आ ना, सही समय पर आई है तू। आज बहू की पहली रसोई थी तो तू भी खा कर ही जाइयो। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं तो जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथों का खाना। अब किरण खाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर विमला और उमा नान देने के लिए जैसे ही नान उठाती हैं तो वो देखती हैं जली रोटी डब्बे में रखी है और पनीर की सब्जी में पनीर नाम के लिए नजर आ रहा था। और पुलाव को देखकर उमा मन में कहती है, ये क्या सत्यानाश किया है इस औरत ने, पहले ही दिन इस विमला के सामने बेइज्जती करवाएगी। अरे उमा, लगा भी खाना, खाने की खुशबू से भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अरे माँ, खाना आप लगा दोगी या मैं लगाऊं? हाँ हाँ देती हूँ, सब्र कर। अब उमा तो समझ चुकी थी कि किरण को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो विमला के सामने क्या ही बोलती और वो विमला और राम को खाना निकाल कर देती है। लगता है खाना तेरी बहू की खूबसूरती से जल गया है, या ये ऐसे ही बनाती है। अरे माँ, क्या कर रही हो आप? जली हुई रोटी विमला काकी को दे रही हो। अरे विमला काकी को दूसरी दे दो कोई। अरे बेटा, जली हुई नजर नहीं आ रही, ये रोटी जली हुई ही है और इतनी जली हुई है कि खाए क्या इसमें यही समझ नहीं आ रहा। माँ एक काम कीजिए, आप ना पुलाव ही दे दीजिए। ये इसने नान बनाया है, जली हुई रोटी बनाई है। हाँ उमा, तू पुलाव ही दे दे, वही खा लूं। अब जब खाने बैठी हूँ तो बिना खाए उठूंगी तो अन्न का अपमान होगा ना। अब पुलाव में भी किरण हद से ज्यादा नमक और नींबू डाल देती है कि वो भी खाने लायक नहीं रहता। अब जैसे तैसे राम और विमला उस खाने को खा रहे होते हैं, तभी विमला उमा से कहती है, अरे उमा, तू भी खाने के लिए बैठना, मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी बहू की पहली रसोई का खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, सुबह चाय बिस्कुट ज्यादा हो गई थी। अब विमला तो उमा की बहू के हाथों का खाना खाने के बाद पूरे मोहल्ले में गा देती है कि उमा की गांव से आई बहू को खाना नहीं बनाना आता। अब उमा इधर अपनी बहू को खूब सुनाती भी है। बहू, अपनी पहली ही रसोई में तूने ऐसा खाना बनाया कि कुत्तों के सामने रख कर आई हूँ, उसने सूंघा तक नहीं है, और तू उम्मीद कर रही थी कि ऐसा खाना हम लोग खाएं। अरे माँ, क्यों ऐसा कर रही हो आप? अरे घबराई हुई है, दिखाई नहीं देता क्या आपको? अरे नई नई आई है, कुछ दिनों में सीख जाएगी। तो शादी ही क्यों की? जब इसका सारा डर निकल जाता तो इसके घर वाले इसकी शादी करते। पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने मेरी नाक कटवा दी। अगर इसे खाना नहीं बनाना आता तो ये बोल भी सकती थी ना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? पूरे मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक कहाँ कटी है? अरे बस एक विमला आंटी तो आई थी, वही तो खा के गई है, और बाकी किसी को क्या पता। विमला उन 100 मोहल्ले वालों के बराबर है, जिससे पूरे मोहल्ले का नेटवर्क कनेक्ट रहता है। कहाँ क्या हुआ सबको खबर हो जाती है, बस विमला को नेटवर्क मिलना चाहिए। अब उमा को तो भूख लगी थी तो वो अपनी बहू से रोटी बनाने को कहती है और किरण किचन में जाकर खुद की गलतियों पर अफसोस कर रही होती है। हमरा का पता रहे कि नान मैदा के बनेला,
हम तो आटा की मोट रोटी बना के ज्यादा सेक देनी और उ जल गई। अब हम माँ जी के बाजरा के रोटी खिलाएं जेकरा से उनकर मुंह ठीक हो जाये। अब किरण बाजरे की रोटी के साथ पनीर की सब्जी लेकर आती है। बहू, अब ये तू क्या बना लाई है? ये गेहूं की नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। माँ जी ये अपने खातिर बने ले बानी हम स्पेशल बाजरा के रोटी। खा के बताई कैसे बनल बा। ये अपने के देसी बहू के देसी रोटी बा। राम रे राम, कहाँ से देसी बहू उठा लाई? इसके देसी रोटी खाने से अच्छा तो मैं विलायती चावल खा लूं। ले जा तू इसे यहाँ से। माँ, ये इतने प्यार से बना के लाई है, एक बार खा लोगी तो क्या हो जाएगा? खा लो ना माँ। नहीं नहीं बहू, तू तो चावल को हाथ भी मत लगाइयो। मैं या तो खुद बना लूंगी या ऑर्डर करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस गवार के हाथों का ये देसी खाना नहीं खाना। पहले दिन के ड्रामे से उमा तंग हो चुकी थी। अब वो किरण के हाथों के बने देसी रोटी खाना नहीं खाना चाहती थी। एक रोज 2 महिलाएं उमा के घर आती हैं सर्वे करने के लिए। तभी वो देखती हैं सास यानी उमा टेबल पर बैठी हुई बिरयानी खा रही है। वहीं पास ही नीचे बैठी हुई किरण हाथों में मक्के की रोटी लेकर तेल नमक से खा रही होती है। ये देख उनमें से एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये देखो, उमा अपनी बहू पर कैसे अत्याचार कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। देखो, उसे नमक की रोटी खाने को दिया हुआ है और खुद बासमती चावल की बिरयानी तोड़ रही है। 1 मिनट रुको, उन्हें कुछ बोलने से पहले इनकी फोटो निकाल लेती हूँ। लीला को दे दूंगी, वो महिला आयोग में काम करती है, वो इनको देख लेगी। अब वो औरतें फोटो लेने के बाद उमा को टोकती हैं और वो सर्वे करके चली जाती हैं। और अगले ही दिन खाना खाने के समय ही लीला का आना होता है और आज भी किरण को नमक रोटी के साथ कच्चा प्याज खाते हुए देखती है। जी रहुआ कौन? सर्वे करे खातिर आइल बानी का? सर्वे तो कल हो गई। किरण नाम है ना आपका? आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और बेफिक्र होके खाइए। आपकी सास को मैं देख लेती हूँ। अरे आप तो बड़े महंगे चावल खा रही हैं और बहू को नमक रोटी पर भी आफत कर रखा है। मैंने उसे कब कहा कि तू नमक रोटी खा? वो तो उसका फेवरेट है, ये गांव की जो है। क्या बात है, बातों को घुमाना कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ। और बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अब आप अपनी भोली भाली बहू को डरा रही हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ हम महिला आयोग वाले ऐसी सास के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अरे अपने गलत समझतानी, हमरा चावल पसंद नहीं खे, माँ जी के ये रोटी पसंद नहीं खे, तो हम अपन हिसाब से देसी रोटी और विलायती चावल खा रहे बानी। तो क्या मैं गलत समझ रही थी? अरे माफ कीजिएगा मुझे। अब इस धोखे के बाद उमा कभी भी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती। अपने कमरे को बंद करके ही खाती और किरण भी किसी के सामने नमक रोटी नहीं खाती। रुचि एक कैफे में अपनी दोस्त जिया को बुलाती है। क्या हुआ रुचि, तू क्यों इतनी परेशान है और तूने अचानक से मुझे क्यों बुलाया यहाँ? यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। अरे बता तो सही, क्या हुआ, क्या बात है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देख, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक मुझे ये नहीं बताएगी आखिर हुआ क्या है। चल अब बता ना। वो दरअसल माँ मुझे अपने साथ शहर बुला रही है। बोल रही है कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं माँ की बात नहीं मान रही हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। अगर मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया ना तो वो परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी पीजी का रेंट देना है, बुक्स लेनी है। तो अपनी माँ से बोलना साफ साफ कि तुझे आगे कुछ करना है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी बनानी है तुझे। माँ अब मेरी बात ना सुनने वाली है और ना ही मानने वाली है। एक तो मेरे पापा नहीं है, इसीलिए आसपास के चाचा ताऊ माँ को भड़का रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख रुचि, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। हम दोनों की दोस्ती कोई आज से तो है नहीं, सालों से हम दोनों दोस्त। और अगर तू मुसीबत में होगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू बस ये बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। यार तू मेरी पैसों की थोड़ी सी मदद कर दे, मेरी नौकरी लगते ही मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। यार तू मेरी दोस्त है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। तूने ही तो मेरी और सुधीर की शादी करवाने के लिए कितने पापड़ बेले थे ना, तो क्या आज मैं तेरी मदद नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच यार, सच में मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही है तू। माँ को कितना भी समझा लूं, लेकिन मेरी माँ मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए मुझे अब अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तू खुद को अकेला मत समझ, मैं हूँ ना तेरे साथ। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दियो, बाकी तो मैं हूँ ही तेरी हेल्प के लिए। चल अब मैं चलती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगी।
जिया और रुचि की वाकई काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को मुसीबत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब रुचि अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और अब भी शहर में ही रह रही होती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रुचि की माँ मालती रुचि से मिलने सीधा उसके इंस्टीट्यूट के बाहर ही आ जाती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? अगर मैं तुझे बता देती कि मैं आने वाली हूँ तब तो तुम मुझसे मिलती ही नहीं, बस भागती रहती। चल मैं तुझे वापस घर लेने के लिए आई हूँ। बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब नहीं करनी है। माँ, आप क्या बोले जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कुछ करना चाहती है, आपका नाम रोशन करना चाहती है। तुम मुझे मत सिखा ऐसे बड़े बड़े शहरों में कैसे नाम बनता है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब। और हाँ, अब अगर तूने मुझसे एक बार भी बहस करी तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बढ़िया ही नाम कमाने वाली। माँ, आप गुस्सा करो या मेरा मुंह ही तोड़ दो, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। मैं यही रहूंगी। आप जाओ वापस, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। अब बस यही दिन देखना बचा था। अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरी बेटी ने मुझे उल्टा जवाब दे दिया। अरे मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती है तो तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, तू उससे शादी कर ले, फिर तुझे जो करना है वो करियो। शादी? माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी, वो भी इतनी जल्दी? नहीं माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आप उस लड़के को मना कर दो। क्यों नहीं कर सकती शादी? अरे अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। देख, मेरा सर मत झुका। मैं नहीं चाहती कि तेरा रिश्ता टूट जाए। तुझे मेरी कसम है, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, मैं नहीं कर सकती शादी किसी से भी। क्यों नहीं कर सकती? मुझे सच सच बता, तू क्यों शादी नहीं करना चाहती? क्योंकि माँ, मैंने यहाँ पे अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है और मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे मैं क्या तुझे मना कर देती शादी के लिए? चल, अब मुझे कोई एतराज नहीं है। चल मुझे अपने पति से मिलवा। रुचि को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसकी मदद मांगती है। रुचि अपनी माँ को लेकर जिया के घर जाती है, जहाँ जिया अपने पति सुधीर और सास उर्मिला के साथ थी। अरे रुचि, ये तो तेरी वही दोस्त है ना जो पहले हमारे घर आया करती थी? मैंने तो सुना था ये भाग गई थी, तो तू क्या इसे अपने ससुराल ले आई? नहीं माँ, ये इसका भी घर है, ये मेरी ननद है और आपने जो भी सुना वो गलत है। और ये मेरे पति सुधीर है और ये मेरी सास है। बहू, ये सब क्या है? अरे माँ, ये भाभी की माँ आई है। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। सुधीर, तुम्हें तो याद है? रुचि, तेरी ननद को तमीज नहीं है क्या अपने भाई से बात करने की? अरे देख, अपने भाई को ना भाई बोल रही है ना भैया। अरे थोड़ी सी इज्जत भी कर ले उसकी। माँ, वो अब भाई बहन है, आपस में ऐसे ही बात करते हैं। आप भी क्या इनकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जी आंटी जी, हमारा तो रोज का ही ऐसा है। दामाद जी, क्या बात है? आपकी सास आई है, ना आपने नमस्ते कहा ना ही पैर छुए। नाराज हैं क्या आप किसी बात से? अपनी सास को देखकर अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं माँ जी, वो तो मैं आपके पाँव छूने ही वाला था। वैसे लड़का और परिवार तो अच्छा है रुचि। अब मैं कुछ दिन तेरे ससुराल में ही रहूंगी। मालती अब वहीं रह रही थी और मालती के रहने से जिया के ससुराल वालों को नाटक करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक बार जिया और रुचि दोनों रसोई में होते हैं, तभी वहाँ उर्मिला और सुधीर आ जाते हैं। अरे बहू, जी माँ जी। तुझसे नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी असली बहू से बोल रही हूँ। जिया, ये क्या लगा रखा है? सेल चल रही है क्या ससुराल पर, जो कुछ भी कर रही है? अरे कब तक नाटक करना पड़ेगा हमें? आंटी जी, माफ कर दो मुझे। आप सबको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मुझे अपना करियर बनाना है और ये बात माँ नहीं समझ रही है, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन तुम्हारे करियर को बनाने के चक्कर में हम लोगों का सत्यानाश हो रहा है। तुम अपनी माँ को जल्दी से रवाना करो, मुझसे ये नाटक और नहीं होगा। कभी कभी तो बहुत डर लगता है कहीं सच ना सामने आ जाए। हाँ रुचि, हम जितना कर सकते थे कर रहे हैं, लेकिन अब तुम भी हमारे बारे में सोचो जरा। जिया और उसके ससुराल वालों की बात सुनकर अब रुचि अपनी माँ को वापस भेजने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों के बाद मालती अपना सामान बांध रही होती है जाने के लिए। एक काम करती हूँ, दामाद जी से उनके कमरे में ही मिल के आ जाती हूँ। मालती सुधीर के कमरे में जाती है
और देखती है कि वहाँ जिया सुधीर की बाहों में थी। ये देखकर मालती हाय तौबा मचाने लगती है और सब वहाँ आ जाते हैं। रुचि, ये कैसा परिवार है? अरे भाई बहन आपस में ही चिपक रहे हैं, यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं है। तूने कैसा परिवार चुना है अपने लिए? क्या हुआ माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कितने नीच लोग हैं ये। ना ही तेरे पति को शर्म है और ना ही तेरी नंद को। आपस में ही चिपक रहे हैं जैसे पति पत्नी हो। माँ बस करो। अरे आप इन्हें नीच बोल रही हो। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तब मेरी दोस्त ने ही मेरा साथ दिया। मैं कुछ करना चाहती थी जिसमें आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी जिया ही खड़ी थी मेरे लिए। तेरे लिए खड़ी थी तो क्या तेरे पति के साथ नीच हरकत करेगी? माँ, सुधीर मेरा पति नहीं बल्कि जिया का पति है और ये जिया का ससुराल है। मैंने बस झूठ बोला था क्योंकि आप मेरी शादी करवाना चाहती थी। बहन जी, एक बेटी की माँ होना आसान नहीं है, लेकिन जब बेटी काबिल हो तो उसके पैर बांधे नहीं जाते बल्कि पंख दिए जाते हैं ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए। जिया के परिवार की सोच देखकर मालती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो फिर कभी रुचि पर किसी बात का दबाव नहीं डालती।